किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर को खोलने का काम शुरू हो गया। पुलिस ने बॉर्डर पर बना सुरक्षा का कड़ा घेरा परत दर परत हटाना शुरू कर दिया और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से वहां रखे बड़े बड़े पत्थर हटाए। गाजीपुर बॉर्डर पर किए गए कई लेयर के सुरक्षा के इंतजाम को पुलिस ने एक एक कर हटाना शुरू किया। सबसे पहले पत्थर हटे, फिर कटीली तारों को काटा गया और फिर वहां बिछाई गई कीलों को भी गाड़ी में रखा गया। तो जो मेन हाईवे है दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला, उस मेन हाईवे पर पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त से जो मेन हाईवे का जो रास्ता बंद था उसे अब खोला जा रहा है। पुलिस ने दावा किया कि बहुत जल्द दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह खुल जाएगा। हमारे जो मेन रूट्स हैं those are already like two of those are already open, the rest two are being opened। हालांकि अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड लगे हुए हैं। यही नहीं, कई किसानों के टेंट भी लगे हुए हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम कम होते देखकर कुछ किसान तो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे और सड़क के दूसरी तरफ बैठ गए। ये लोग इस जिद पर अड़ गए कि रास्ता खाली होते ही वो दिल्ली कूच करेंगे। जो कुछ किसान हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो डंके की चोट पर यही बात कही। और रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने बॉर्डर पर लगे अपने कुछ टेंट हटा लिए थे, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली थी और अब पूरी सड़क खाली करने का काम हो रहा है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर तो यह काम रातों रात शुरू हो गया और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से सड़क पर रखे पत्थर हटाए जाने लगे। पुलिस ने रात में ही करीब करीब सारे पत्थर वहां से हटा दिए और सुबह होने पर वहां केवल बैरिकेड और खूब सारे पुलिस वाले नजर आए। टीकरी बॉर्डर से बड़े और छोटे पत्थर तो हटा दिए गए, लेकिन बॉर्डर का पूरी तरह खुलना बाकी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहे। देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ गई, जिसकी वजह बड़े बड़े बाजारों के साथ ही सब्जी मंडियों में उमड़ने वाली भीड़ में दिखी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग मास्क तक से कन्नी काटते मिले। दिल्ली के दूसरे बाजारों की तरह ओखला सब्जी मंडी में जुटी भीड़ डराने वाली निकली। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें साफ दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग कैमरे को देखकर मास्क लगाते हैं। जब ग्राहक से लेकर दुकानदार तक कोरोना से बचाव के नियम भूल गए तो प्रशासन को पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए आगे आना पड़ा। लगाते नहीं तो क्या करें, हमारा तो लगे हुए रात दिन बोलने पे। लेकिन चेतावनी के बावजूद कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटने के साथ ही सरकार ने कोरोना से बचाव के तमाम नियमों का पालन करने की मियाद 30 नवंबर तक बढ़ा दी। सरकार का फैसला एक तरफ और लोगों की मनमर्जी दूसरी तरफ। और इसी की तस्वीर दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में भी दिखी, जहां ग्राहकों के साथ ही दुकानदार भी कोरोना से बेपरवाह रहे। यहां तक कि बच्चों के साथ कारोबार करने बैठी महिलाएं भी बिना मास्क के ही मंडी में डटी रहीं। बिना मास्क पहने हुए ही नजर आ रहे हैं। भैया मास्क है, मास्क जेब में। दिल्ली जैसा ही हाल राजस्थान के कई इलाकों का रहा, जिससे जयपुर का सिंधी कैंप बस टर्मिनल भी अछूता नहीं। बस टर्मिनल पर पहुंचे आधे से ज्यादा यात्रियों को या तो मास्क जरूरी नहीं लगा या फिर रस्म अदायगी। और ऐसा तब है जब दिवाली की हलचल के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और आंकड़ों के मुताबिक एक दिन पहले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मरीज मिले हैं देश में। और इतने ही वक्त में कोरोना ने 805 लोगों की जान ले ली, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना से 733 लोगों की मौत हुई। यानी बीते 24 घंटे में मौत के आंकड़े में 72 की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,000 लोग ठीक भी हुए हैं। बताया गया कि बीते 24 घंटों में केरल में ही कोरोना के 7,838 मरीज मिले हैं। हालांकि इनमें कुछ पुराने मरीज बताए गए। 100 बात की एक बात यह कि देश में अब भी 100 में एक से ज्यादा लोग रोजाना महामारी की चपेट में आ रहे हैं और यह आंकड़ा भी उन लोगों का है जिनका कोरोना टेस्ट हो रहा है। जबकि बहुत से लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो वायरस की चपेट में हैं, जिनसे बीमारी उन लोगों को भी हो सकती है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। लेकिन हम लोगों के दिमाग में फितूर सवार है कि वैक्सीन लग चुकी है तो महामारी से क्या डरना। और यही सोच बाजार में बिना मास्क वालों की भीड़ के रूप में दिख रही है, जो फिर से हालात बिगाड़ सकती है। इसलिए खुद पर नहीं तो कम से कम अपने घर के छोटे बच्चों पर एहसान करने के लिए मास्क लगाइए, क्योंकि बच्चों को तो वैक्सीन भी अभी नहीं लगी है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर फिर विवाद गहरा गया। पिछले कई दिन से हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग इस मुद्दे पर अपना विरोध जता रहे हैं और उन्होंने जुमे की नमाज खुले में पढ़ने पर फिर हंगामा किया। गुरुग्राम के सेक्टर 12A से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। खुले में नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो।
इस मुद्दे पर जारी विवाद को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। इस बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। बताया गया कि इस जगह पर 3 साल पहले प्रशासन की मौजूदगी में नमाज पढ़ने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद जब हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तब पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं हालात बिगड़ते देख मुस्लिम समुदाय के लोग असमंजस में पड़ गए। क्या हम यहीं पढ़े या हम प्रशासन से मांग करें कि कोई और जगह शिफ्ट की जाए। हालांकि बाद में उन लोगों ने पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़ी। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भी ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। सौभाग्य की एक बात है कि गुरुग्राम में छोटी बड़ी करीब 1.5 दर्जन मस्जिदें हैं जहां एक साथ 300-400 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि 10 साल पहले ही गुरुग्राम शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी 40,000 से ज्यादा थी, जिन्होंने जगह की कमी होने की वजह से 100 से ज्यादा जगहों पर खुले में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिस पर 3 साल पहले बड़ा बवाल हुआ और तब प्रशासन ने 3 दर्जन जगह शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के लिए तय कर दी थी। लेकिन इस महीने कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में नमाज पढ़ने पर बवाल किया और अब सेक्टर 12A में नमाज के लिए तय जगह पर हंगामा हुआ तो पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के लगभग 2.5 दर्जन सदस्यों को हिरासत में ले लिया। वानखेड़े पर हमला करते हुए नवाब मलिक ने फैशन टीवी के कंट्री हेड काशिफ खान को भी चपेट में ले लिया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान ड्रग्स और पोर्नोग्राफी का दुनिया भर में धंधा करते हैं और क्रूज पर हुई पार्टी में मौजूद भी थे, लेकिन समीर वानखेड़े के नजदीकियां होने के कारण उन पर एनसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि छापेमारी के वक्त भी काशिफ खान क्रूज पर मौजूद थे। नवाब मलिक ने ट्विटर पर पार्टी का एक वीडियो भी डाला जिसमें काशिफ खान डांस करते हुए दिखे। नवाब मलिक ने इससे पहले भी एक दाढ़ी वाले का जिक्र कर सनसनी फैलाई थी। दावा है कि वो दाढ़ी वाला कोई और नहीं काशिफ खान ही है। पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। नाम सामने आते ही काशिफ खान ने सफाई देने में देर नहीं की। मैंने अपने खाने के पीने के सबके पैसे भरे। मैं उस क्रूज पे जैसे 1800 दूसरे क्लाइंट थे वैसे भी मैं एक क्लाइंट था। मैं ये क्रूज ना ऑर्गेनाइज किया हूँ ना मेरा कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है। समीर वानखेड़े ने भी आरोपों को खारिज कर दिया। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई एंड आई कैन नॉट कमेंट। इस बीच पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के नेताओं ने समीर वानखेड़े के समर्थन में और नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सौभाग्य की एक बात है कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति के रंग में रंगता जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा खोल रखा है, जिसमें फैशन टीवी इंडिया के हेड काशिफ खान भी उनके निशाने पर आ गए, जिन्होंने क्रूज पर अपनी मौजूदगी तो कबूल की लेकिन पार्टी का आयोजक होने से इनकार कर दिया। तो वहीं एनसीबी और समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों का राजनीतिक जवाब देने के लिए महाराष्ट्र के बीजेपी नेता भी सामने आ गए। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री जब रोम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे तो वहां रहने वाले भारतीयों की भारी भीड़ उमड़ गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री उस भीड़ की ओर पहुंचे, कुछ लोगों ने शिव तांडव स्रोत का एक हिस्सा सुनाना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। फिर भक्ति और देशभक्ति दोनों के नारे लगने लगे। भारत माता की जय। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रोम में आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति से बात की। वहीं कुछ गुजरात की पृष्ठभूमि वाले लोग भी वहां पहुंचे, जिन्होंने गुजराती में प्रधानमंत्री से हालचाल पूछ लिया। थैंक यू सो मच। भीड़ में मौजूद छोटे बच्चों को भी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जब वहां से निकले तो भी बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। वहां की पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे। भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोककर भारत माता की जय के नारे लगवाए। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री पहली बार इटली के दौरे पर गए हैं, जहां वो 2 दिन तक G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी,
जिसमें आमतौर पर सदस्य देशों के आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर ही चर्चा होती है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे भी G20 शिखर सम्मेलन में छाए रह सकते हैं, जिसके फौरन बाद ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में क्लाइमेट चेंज पर ही शिखर सम्मेलन होना है। पंजाब के लुधियाना से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां अचानक सड़क धंसने से एक स्कूटर पर सवार 2 बच्चों की जान पर बनाई। बताया गया कि वो दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में सड़क धंस गई और वो गड्ढे में जा गिरे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि उस सड़क पर लगातार लोगों का आना जाना जारी था। तभी सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसका अंदाजा स्कूटर सवार उन बच्चों को नहीं लगा और वो गड्ढे में गिर गए। बताया गया कि इस हादसे में उन्हें काफी चोटें आईं। चोट उन्हें काफी लगी है, पर एक्सरेज वगैरह हुए थे। इस घटना की जगह से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क का कोई छोटा मोटा हिस्सा धंसा नहीं दिखा, बल्कि वहां बेहद बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद लुधियाना नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने उस रास्ते से ट्रैफिक के गुजरने पर रोक लगा दी। सौभाग्य की बात है कि शहरों में पहले सड़क बनती है, फिर उसे कभी पानी की पाइपलाइन तो कभी बिजली की तार या सीवर लाइन बिछाने के लिए खोद दिया जाता और काम होने के बाद दोबारा सड़क भर दी जाती है, जिसमें अगर मिट्टी और कंक्रीट पर ठीक से रोलर ना चले तो सड़क धंसना तय है। और लुधियाना में भी यही हुआ, जहां सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन में लीकेज था और पानी के साथ अंदर ही अंदर मिट्टी बहने से सड़क ही जमीन में समा गई, जिसके लिए लुधियाना नगर निगम ने सड़क बनाने वाले ठेकेदार और उसे पास करने वाले कर्मचारियों की जांच के आदेश दे दिए। राजस्थान में उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान के 2 जिलों अलवर और धौलपुर में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी, जिसे उपचुनाव से पहले उसके लिए झटका माना जा रहा। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर सुबह वोटिंग होगी, लेकिन इससे ठीक पहले हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी की शिकस्त हुई। अलवर में कांग्रेस ने 352 सीटों में 134 सीटें जीती और बीजेपी को 120 सीटें मिली। तो वहीं धौलपुर की 140 सीटों में कांग्रेस को 73 और बीजेपी को 38 सीटों पर जीत हासिल हुई। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की, जिससे बजरंग दल का गुस्सा फूट पड़ा और बजरंग दल के कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती का पुतला लेकर शहर के एक चौराहे पर पहुंच गए। बाद में इन कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के पुतले फूंके और पाकिस्तान के इशारे पर हिंसा फैलाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ भी नारेबाजी की। बजरंग दल ने पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को आतंकी संगठनों का हिमायती करार दिया। सौभाग्य की बात है कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोपों में यूपी के 4 जिलों में हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद वहां 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले कश्मीर के 3 छात्र भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों में कश्मीर के छात्रों पर अत्याचार हो रहा है और उनके इसी आरोप पर जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। महाराष्ट्र के जालना से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े एक बैंक में घुसे कुछ बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन उनकी यह हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बैंक के अंदर घुसे 2 बदमाश हथियार लहराते दिखे, जबकि तीसरा बदमाश अपने कंधे पर एक बैग लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ता नजर आया। इस बीच उन दोनों बदमाशों ने हथियारों का डर दिखाकर बैंक स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों को एक कोने में खड़ा करवा दिया। डरे सहमे वो लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर बदमाशों के इशारे पर एक कोने में चले गए। इस दौरान एक बदमाश जो मुंह पर सफेद रुमाल बांधे हुए था, वो पिस्तौल के दम पर सभी को धमकाता दिखा। तभी एक बैंक कर्मी आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी धक्का देते हुए बंधक बना लिया गया। आरोप है कि ये तीनों बदमाश 25 लाख रुपए कैश और 75 लाख के जेवरात लेकर बैंक से भाग गए। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते में बैंक लूटने की यह दूसरी बड़ी घटना है, जहां पिछले हफ्ते लुटेरों ने पुणे के शिरूर कस्बे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैश और गहने लूटे थे और अहमदनगर हाईवे की तरफ भाग गए थे, जबकि पुणे अहमदनगर हाईवे ही जालना की तरफ जाता है, जहां एक दिन पहले पिस्तौल के दम पर 3 बदमाशों ने बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से नकदी और लॉकर में रखे गए गहने लूट लिए, जिनकी तलाश में पुलिस ने नाकेबंदी तो की, लेकिन जालना की सीमा औरंगाबाद, बीड़, परभणी, बुल्ढाना और जलगांव से जुड़ी है और लुटेरे किधर भागे इसका कोई सुराग नहीं मिला। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया, लेकिन जिस सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम नहीं बदला है, वो अब भी फेसबुक के नाम से ही जानी जाएगी। नाम बदला गया है फेसबुक को चलाने वाली कंपनी का। असल में पहले फेसबुक को चलाने वाली कंपनी का नाम भी फेसबुक ही था, मतलब फेसबुक एक बड़ा ब्रांड था और उसी के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऐप आते थे।
लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी का कॉर्पोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है, यानी उसे रीब्रांड कर दिया गया है और अब उसी के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी एक सब्सिडी की तरह होगा। बताया गया कि कंपनी अब मेटावर्स पर फोकस करेगी। मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी को एक साथ मिला दिया जाता है, इसलिए नया नाम भी मेटा दिया गया।